हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज है 27 नवंबर और आज हम लोग 27 नवंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है गुरु तेग बहादुर मार्टीडोम दिवस यानी कि गुरु तेग बहादुर की जो शहीदी का दिवस है वो कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 नवंबर। 24 नवंबर को सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उनकी जो है शहीदी दिवस जो है मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये जो है सिखों के 9वें गुरु थे, जिनको जो है ना औरंगजेब जो दिल्ली का जो है मुगल बादशाह था औरंगजेब, उन्होंने जो है ना इस्लाम धर्म ना अपनाने के कारण इस्लाम धर्म अपनाना चाहते थे वो गुरु तेग बहादुर जी से, तो उन्होंने जो है इस्लाम धर्म को अपनाने से इनकार किया, जिसके चलते औरंगजेब ने उन्हें जो है ना फांसी की सजा दिलवा दी गई थी। ठीक है। और इनको ना हिंद दी चादर यानी कि क्योंकि इन्होंने जो है ना मुगल बादशाहों से जो है बचाया था हिंद को, हमारे हिंदुस्तान के लिए काफी रक्षा की थी, इसलिए इन्हें हिंद दी चादर नाम से जो है संबोधित किया जाता था। गुरु तेग बहादुर जो है गुरु को सिखों के जो है 9वें गुरु थे। और अगर पहले गुरु पूछा जाए तो ये गुरु नानक देव जी थे। गुरु नानक देव जी ने ही जो है ना लंगर की प्रथा स्टार्ट की थी। एग्जाम में पूछा जाता है कि लंगर की प्रथा किसने स्टार्ट की थी, तो ये गुरु नानक देव जी ने शुरू करी थी। अगर ऑप्शन डे से रिलेटेड डिस्कस करें तो 19 नवंबर को अभी हाल ही में वर्ल्ड टॉयलेट डे यानी कि टॉयलेट से जो हमारी स्वच्छता होती है उसके लिए जागरूक करने के लिए वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को मनाया जाता है। 20 नवंबर को हम लोग जो है ना विश्व बाल दिवस यानी कि वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। आप लोगों को पता है 14 नवंबर को तो नेहरू जी की जयंती के रूप में हम बाल दिवस राष्ट्र के तौर पे भारत में मनाते हैं, लेकिन जो विश्व चिल्ड्रन दिवस यानी कि जो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है। 21 नवंबर की बात करें तो 21 नवंबर को हमने जो है ना वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया था। और वर्ल्ड टेलीविजन डे क्योंकि इसी दिन यानी कि 21 नवंबर 1944 को टीवी का आविष्कार किया गया था। और अगर पूछा जाए कि भारत में ये कब फैला था, मतलब कि भारत में कब आया था टीवी, तो भारत में टीवी 1959 को लाया गया था। ठीक है, तो डे से भी डिस्कस हो गया। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को हाल ही में यूरोपीय संघ द्वारा आतंकवाद के प्रायोजक राज्य के रूप में घोषित किया गया है। आतंकवाद का प्रायोजक यानी कि आतंकवाद गतिविधियों को बढ़ावा दे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रशिया। अभी जो यूरोपीय संघ है उसने रशिया को जो है ना आतंकवाद प्रायोजक राज्य यानी कि देश जो है वो घोषित कर दिया गया है। और क्योंकि आप लोगों को पता है ये जो यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध चल रहा है और यूक्रेन जो है ना रशिया का ही एक देश है, रशिया का पार्ट पड़ता है, इसलिए यूरोपीय संसद ईयू ने रूस को आतंकवाद देश घोषित किया है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट्स के। और ये जो है उन्होंने सामने लाई है। ठीक है। और इस उन्होंने कहा है कि इन्होंने जो है ना किसी भी सैन्य के बुनियादी ढांचे, स्कूल, कॉलेज, इन सब किसी को भी नहीं देखा। और आपको जानते हैं जितनी भी मिसाइल्स हैं उनके अस्पतालों में, एयरपोर्ट्स में सभी तरह की मिसाइल जो है ये दागी जा रही है रशिया की तरफ से। और रशिया की बात आई है तो रशिया की राजधानी है ये मॉस्को हो जाएगी और रशिया की जो करेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी रूबल। और इसके राष्ट्रपति जो है ये है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, रशिया के। और अब जो है यूरोपीय संघ के बारे में कुछ हम मैप से डिस्कस कर लेते हैं। ये जो ये जो पार्ट पड़ता है ये यूरोपीय संघ का पार्ट पड़ जाता है, आप लोगों को पता होगा इतना क्षेत्र। और ये सारा जो है ना रशिया और यहाँ तक ये जहाँ इंडिया कवर होता है ये यूरोप एशिया का पार्ट पड़ जाता है। ठीक है। और यूरोपीय संघ की बात करेंगे तो यूरोपीय संघ में टोटल 27 सदस्य जो है ना देश होते हैं। ठीक है, पहले इसमें ब्रिटेन भी था, 28 इसके सदस्य थे यूरोपीय संघ के जो देश हैं। लेकिन जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन इसमें से यूनाइटेड किंगडम जिसको कहते हैं, वो इसमें से ना अपनी सदस्यता वापस ले ली। और इस घटना को क्या कहा गया, तो इसको ब्रेग्जिट कहा गया, यानी कि ब्रिटेन ने एग्जिट लिया था इसीलिए इसको ब्रेग्जिट कहा गया। यूरोपीय संघ में से इसने एग्जिट लिया था और अब 27 देश है यूरोपीय संघ में। ठीक है। और ये जो रशिया है, रशिया देश को जो है ना ये एशिया में पड़ जाता है, इसको साइबेरिया कहा जाता है क्योंकि रशिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो पड़ता तो एशिया में है, लेकिन जो इसकी राजधानी आती है मॉस्को, तो यहाँ पर पड़ जाती है यूरोपीय क्षेत्र में, यूरोपीय संघ के देशों में। तो वो यूरोपीय महाद्वीप में पड़ती है, यानी कि 2 महाद्वीपों में फैला हुआ देश है रशिया। और जो पार्ट इसका एशिया में आता है उसको क्या कहा जाता है, उसको साइबेरिया के नाम से कहा जाता है। तो ये तो हो गया यूरोपीय संघ के बारे में डिस्कशन।
ठीक है, अदर फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इसके अदर ऑप्शन से। और कुछ ऐसे ही देश घोषित करेंगे जिनको आतंकवाद से रिलेटेड कुछ घोषित किया गया। तो म्यांमार, म्यांमार अभी जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, आप लोग जानते हैं, अगर इसकी जो ब्लैक लिस्ट में कोई भी देश आता है तो उसे कोई भी देश लोन नहीं देता। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अभी म्यांमार को अपनी ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है और पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट यानी कि निगरानी सूची से बाहर निकाल दिया। उत्तरी कोरिया की बात करें, उत्तरी कोरिया भी ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है और ईरान, ये दोनों ही जो है ना 2020 से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में ऑलरेडी शामिल है। और उत्तरी कोरिया की बात करें तो इसने हाल ही में अभी अपने आप को जो है ना परमाणु हथियारों से लैस भी घोषित खुद से किया था इस राज्य ने, ठीक है। और ईरान की राजधानी है तेहरान, ठीक है। इन सब राज्यों ने कुछ ना कुछ इनका आतंकवाद गतिविधियों में हाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ गरुड़ शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। आपको पता ही है कि ये जो समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति ये और या फिर खाली शक्ति जो एक्सरसाइज होती है हमारी, वो इंडोनेशिया के साथ होती है। लेकिन अगर अरुण वरुण गरुड़, सिर्फ ये गरुड़ होता, वो हमारी फ्रांस के साथ होती, लेकिन इसके साथ शक्ति वर्ड जुड़ जाता है तो ये हमारे इंडोनेशिया के साथ हो जाती है। और इंडोनेशिया की बात आई है तो इसकी राजधानी हो जाएगी जकार्ता। जकार्ता जो अब डूबने की कगार पर है, इसलिए अब इसकी नई राजधानी नुस्तारा को बनाया जाएगा। और इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री है, ये हो जाएंगे जोको विडोडो। जोको विडोडो यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और इंडोनेशिया से अभी हाल ही का करंट अफेयर डिस्कस करें तो G20 की जो समिट हुई, यानी कि G20 का जो सम्मेलन हुआ, शिखर सम्मेलन जिसमें भारत भी सदस्य है, ये इंडोनेशिया के बाली में ही आयोजित किया गया था। इंडोनेशिया से फैक्ट डिस्कस हो गए हैं और इंडोनेशिया को मैप से भी डिस्कस कर लेते हैं इसकी लोकेशन। तो इंडोनेशिया की लोकेशन ये आप देख रहे हो ना, यहाँ ये आ जाती है, ये एक द्वीपीय देश है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इसकी जो लोकेशन है वो आ जाती है। ये भी एशियाई क्षेत्र में ये जो है ना गिना जाता है, ठीक है। तो इंडोनेशिया की लोकेशन यहाँ पर हो जाती है मैप में। अदर ऑप्शन देखें, मलेशिया। मलेशिया के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज होती है? मलेशिया के साथ भारत ने पहली बार एक उदार शक्ति नाम की जो एक्सरसाइज है वो ली थी, जिसके चलते अभी जो है ना भारत से मलेशिया ने 18 तेजस विमान जो है वो मतलब निर्यात की है, उनसे मंगवाए हैं हमसे भारत से उदार। और उदार शक्ति अभ्यास हम मलेशिया के साथ करते हैं। अमेरिका के साथ हमारा जो है ना एक वज्र प्रहार, होप इंडिया, मालाबार और टाइगर ट्रम्प और युद्ध अभ्यास नाम का ही एक युद्ध अभ्यास है, उसका नाम ही है युद्ध अभ्यास। ये सब जो है ना अमेरिका के साथ है हमारे। और अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति है इसके जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिसन जो भारतीय मूल की है। रशिया की बात करें तो ये जो इंदिरा एक्सरसाइज होती है ना, इंदिरा या फिर इसको एविया इंदिरा भी कहा जाता है, एविया इंदिरा एक्सरसाइज, ये हमारी रशिया के साथ होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार की घोषणा की, ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ये कुल जो है ना 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। और तेंजिंग नोर्गे, ये पहले अवार्ड ये क्या होता है ये जान लेते हैं। तो तेंजिंग नोर्गे एक पर्वतारोही थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा माउंट एवरेस्ट जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, तो उस पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति जो थे ये थे तेंजिंग नोर्गे ही थे। ये नेपाल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और भारतीय द्रौपदी मुर्मू जी की तो ये हमारी 15वीं राष्ट्रपति बनी है और दूसरी महिला राष्ट्रपति है, लेकिन आदिवासी पहली महिला राष्ट्रपति है, ठीक है। और अब इस पुरस्कार के बारे में जाने तो ये 3 श्रेणी में लैंड एडवेंचर, वाटर सी यानी कि पानी, और एयर एडवेंचर यानी कि वायु में, और पिछले 3 वर्षों की उपलब्धियों में, और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये भी आ गया। टोटल मतलब इंपॉर्टेंट तो 3 कैटेगरीज है, लैंड, एयर और वाटर, और उसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट की उपाधि भी है जो इसमें इंक्लूड है। तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ही प्रोवाइड कराए गए हैं, ठीक है। और 6 तो आप लोगों को पता होगा ये जो नोबेल प्राइज है ये जो है ना 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं। नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 में हुई थी। अल्फ्रेडो नोबेल जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, उनके स्मृति में ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं। तो इनसे भी डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने
अरितापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव को पहले जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया है। जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी क्षेत्र जिन्हें कहते हैं, तो ये अरितापट्टी मीनाक्षीपुरम तमिलनाडु में है। इसी को अभी हाल ही में जो है ना एक बायोडायवर्सिटी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। और द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु हैज डिक्लेयर्ड अरिटापट्टी एंड मीनाक्षीपुरम विलेजेस इन मदुरई डिस्ट्रिक्ट एज द फर्स्ट बायोडायवर्सिटी। ठीक है ना, भारत का तमिलनाडु का तो ये पहला बायोडायवर्सिटी है, लेकिन इंडिया का कितने नंबर का है? इंडिया का ये 35वां बायोडायवर्सिटी है। इससे पहले 34 बायोडायवर्सिटी क्षेत्र थे। और अब ये बायोडायवर्सिटी क्षेत्र क्या होते हैं? देखो, ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर मतलब पक्षियों की जो बहुत सारी प्रजातियां पाई जाए, जैसे कि लुप्त प्रजातियां या फिर जो इम्पोर्टेंट प्रजातियां होती हैं, तो कई तरह की जो है पक्षियों की, जानवरों की प्रजातियां यहाँ पर एक पाई जाती है, जो एक अलग ही पारिस्थितिकी तंत्र बनाती है। ठीक है, तो अभी तमिलनाडु में तो ना 250 से ज्यादा प्रजातियां इसी पर, ये जो मीनाक्षीपुरम में भी बनाया गया है अरिटापट्टी, यहाँ पर 250 से अधिक जो प्रजातियां निवास करती हैं, इसीलिए इसको बायोडायवर्सिटी क्षेत्र हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो और अब बात आई है तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगी चेन्नई में। चेन्नई में अभी हाल ही में करंट अफेयर्स ये हुआ था कि जो मुकेश अंबानी है, जो रिलायंस जियो कंपनी के मालिक है, उन्होंने इसी चेन्नई में दुनिया का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है चेन्नई में। और तमिलनाडु से आप ये रिलेट कर सकते हो कि देखो, स्कूलों में मिड डे मील तो प्रोवाइड कराया जाता है, लेकिन फ्री का जो ब्रेकफास्ट यानी कि ब्रेकफास्ट की जो फ्री की सुविधा है स्कूलों में, ये प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु था। और तमिलनाडु जो है ना, इसने एक जो है ना ऐसी प्रजातियों के लिए संरक्षण का एक मुहिम चलाई थी, जिसमें इसने जो है ना ऐसी प्रजातियों को संरक्षण किया लुप्त होने की कगार पर है। एक डुगोंग नाम का जो संरक्षण है क्षेत्र है, ये इसने बनाया। डुगोंग एक समुद्री गायों से रिलेटेड जो संरक्षण का अभियान चलाया, जिस डुगोंग मतलब समुद्री गायों का संरक्षण, और एक लोरिस नाम का पक्षी का संरक्षण, और फिर जो गिद्ध होती हैं उनका संरक्षण के लिए इसने जो है ना अभियान चलाए थे। और तमिलनाडु से आप क्या रिलेट कर सकते हो? हाँ, जो 44वां शतरंज ओलंपियाड हुआ था ना, वो तमिलनाडु के चेन्नई में यह संपन्न हुआ था। और तमिल जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ये तमिलनाडु में ही हुआ था। ठीक है, तो देखते हैं अदर ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री इसके कौन है? तो ये एम.के. स्टालिन हो जाएंगे। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ ने भी अभी अपने ना 30 नए जिले, 1-2 महीने पहले की बात है, 30 नए जिले ये छत्तीसगढ़ ने घोषित किए हैं। ठीक है, और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना ने भी जो है ना अपना एक तेलंगाना का एक वरंगल, कौन सा? वरंगल, तेलंगाना का एक वरंगल नाम की जगह है, जिसे जो रामसर भूमियां होती है ना, जो ईरान की जो रामसर साइट है, उसमें इस सूची में इस जगह को शामिल किया गया था। मालदीव्स की बात करें तो मालदीव्स में अभी हाल ही में एक नया पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये घोषित किया गया था। यहाँ पर यानी कि समुद्र में, मालदीव्स जो द्वीपीय देश है, यहाँ एक समुद्र में जो है ना पारिस्थितिकी तंत्र ये घोषित किया गया था, मिला था यहाँ पर समुद्र में। और अगर इसको मैप से देखें तो तमिलनाडु की लोकेशन जो है ना यहाँ पर पड़ जाती है। ठीक है, और इसके यहीं पर कुछ जो है ना मालदीव की लोकेशन पड़ती है, और मालदीव्स में ही एक नया पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो खोजा गया था। तो अदर ऑप्शंस भी डिस्कस हो गए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्मयोगी आरंभ मॉड्यूल किसने लॉन्च किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया है। कर्मयोगी आरंभ मॉड्यूल ये एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें जो है ना रोजगार प्रोवाइड कराया जाता है। और ये जो मिशन है के तहत ये विभिन्न सरकारी विभागों की नई भर्तियों के लिए ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स है, और यह नए सरकारी कर्मचारियों को नई भूमिका के अनुकूल होने की आवश्यक आचार संहिता को समझाने में मदद करेगा। ठीक है, और ये जो मॉड्यूल है ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम का उद्देश्य देश के लोगों के भीतर सिविल सेवा के सार को बनाए रखना, यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उनके रिलेटेड उनकी जागरूकता, और एक तरीके से रोजगार का ही जो है ना ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। और अगर पूछा जाए तो इसमें जो है ना 71,000 लोगों को जो है ना रोजगार प्रोवाइड करने की घोषणा की गई थी, तो ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें, अभी हाल ही में हमारी जो आर्मी है ना, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 अप्रैल और 1875 में की गई थी। इसने भी हाल ही में
एक वीरांगना पोर्टल लॉन्च किया था। क्यों किया था? क्योंकि वीरांगना पोर्टल लॉन्च करने के लिए जितने भी जो शहीद जो है बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं, उनकी जो वाइफ्स होती हैं, उनकी वीरांगना को अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कोई शिकायत उन्हें दर्ज करनी है, वो इस पोर्टल पे जाकर दर्ज कर सकती हैं। द्रौपदी मुर्मू ने अभी जो है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तर्ज पे टीबी से जो अभियान है वो चलाया था, टीबी से रिलेटेड अभियान, क्योंकि भारत ने लक्ष्य रखा है कि वो टीबी मुक्त हो जाएगा कब 2025 तक। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अभी हाल ही में ये जो बच्चों के शोषण को रोकने के लिए घर गो होम एंड रीयूनाइट नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया था। ठीक है, और ये बच्चों के शोषण को रोकने के लिए था, घर गो होम एंड रीयूनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी कोरिया। यानी कि ये जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल है, ये दक्षिणी कोरिया में जो है ना आयोजित किए गए हैं। ठीक है, और बुसान ग्वांगजू सोयल, ये जो है ना एक जगह है, वहां पर ये नवंबर 18 से दिसंबर 17 तक चलेंगे। और इससे पहले इंडियन फिल्म फेस्टिवल ये कहाँ आयोजित हुए थे? ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए थे। और अब जो है ये दक्षिणी कोरिया में हो रहे हैं। दक्षिणी कोरिया की बात आई है तो इसकी राजधानी हो जाएगी सियोल और करेंसी हो जाएगी इसकी वॉन। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड, ऑस्ट्रेलिया में मैंने जैसे कि बताया कि पहले जो हुए थे भारतीय फिल्म महोत्सव, ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए थे और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, प्रधानमंत्री इसकी एंथनी एल्बर्नस, और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है डॉलर। और गोवा की बात करें तो गोवा में अभी आपको पता है इंटरनेशनल जो भारतीय फिल्म फेस्टिवल 53rd चल रहे हैं, जो गोवा में चल रहे हैं। गोवा की राजधानी है पणजी, प्रमोद कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और इसी 53वें उसमें कई अवार्ड भी सम्मानित किए गए। ठीक है, और संयुक्त अरब अमीरात, तो इस बार के जो आईफा हुए थे, ठीक है, और ये जो आईफा है ये यास आइलैंड उत्तरी, ये जो यूनाइटेड नेशंस अरब अमीरात है, यहीं पर किए गए थे आईफा अवार्ड संपन्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने हानि और क्षति निधि की घोषणा की है? यानी कि लॉस एंड फाउंड डैमेज फाउंड, तो ये यूनाइटेड नेशंस ने घोषणा की है। आप लोगों को पता है कि अभी जो ये COP27 सम्मेलन हुआ था ना 2022 का, ये इजिप्ट यानी कि अफ्रीका के मिस्र में हुआ था COP27। इसी में ये जो यूनाइटेड जितने भी देश आए थे इसमें सम्मिलित हुए, तो यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि जितने भी ये जो विकसित देश होते हैं ना, जिनकी जो अर्थव्यवस्था विकसित है, वो लोग जो है ना, जो देश विकसित नहीं है या विकासशील देश है, उनको जो है ना पर्यावरण जो है उनसे रिलेटेड जो है उनकी वृद्धि करने में जो है मदद करेंगे। जितने भी क्षति या नुकसान है उनको जो है हेल्प फिनेंशियली या जिस भी तौर पर वो है प्रोवाइड कराएंगे। तो इसी के चलते अभी ये यूनाइटेड नेशंस ने ये घोषणा की है लॉस एंड फाउंड डैमेज। ठीक है, और ये पर्यावरण की बात आई है तो COP27 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, तो COP27 का पहला सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? ये जर्मनी के बर्लिन में हुआ था और 1995 में हुआ था। इसमें सबसे पहले जो ऐसे राष्ट्र थे जो पर्यावरण संबंध से संबंधित थे, उन्होंने पहले 1994 में हस्ताक्षर किए। ये जर्मनी के बर्लिन में पहला COP21 सम्मेलन हुआ था। यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और अभी हाल ही में 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस के जो अध्यक्ष है ना एंटोनी गुटेरस, ये भारत की यात्रा पर भी आए थे 24 अक्टूबर को। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो वर्ल्ड बैंक कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक ना एक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये जो है ना एक इकोनॉमिकल सर्वे रिपोर्ट ये इसी के द्वारा जारी की जाती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना जो है ना 1944 में हो गई थी, लेकिन कार्य करना इन्होंने 2045 से शुरू किया, और इन दोनों का ही मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है वहां पर है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो ये व्यापार संगठन है, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी वॉशिंगटन डीसी में ही हो जाएगा, और ये व्यापार से रिलेटेड जितनी भी घोषणाएं हैं वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर को रियल 11 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में ये जो रियल 11 के ब्रांड एम्बेसडर ये कार्तिक आर्यन बन गए, ये कुलदीप यादव बने हैं।
ठीक है, कुलदीप यादव को जो है ना ग्रीन रियल 11 का जो है ना अपॉइंटेड कर दिया गया है ब्रांड एम्बेसडर। ये कुलदीप यादव एक इंडियन क्रिकेटर है। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें एम्बेसडर से रिलेटेड, तो कार्तिक आर्यन को अभी हाल ही में लावा का जो एक मोबाइल कंपनी है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नीरज चोपड़ा को भी अभी हाल ही में जो स्विट्जरलैंड है ना, स्विट्जरलैंड जो एक यूरोपीय देश है, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा, एक भाला फेंक से रिलेटेड खिलाड़ी है, जेवलिन थ्रोअर और गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपिक के, आप लोग जानते ही होंगे। स्विट्जरलैंड ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लियोनल मेसी को भी हाल ही में जो बायजूस संस्था है ना, बायजूस जो इंस्टीट्यूट है, तो ये बायजूस ने भी लियोनल मेसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ब्रांड एम्बेसडर से भी रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि महिलाओं के खिलाफ जितनी भी घरेलू हिंसा या जो भी उनके साथ हिंसाएं होती है उससे रिलेटेड 25 नवंबर को महिलाओं के जो है ना शोषण उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, यानी कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन डे 25 नवंबर को मनाया जाता है। वुमेन्स के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां है उनको सभी को जागरूक करने के लिए इसीलिए मनाया जाता है। अदर ऑप्शन अगर डे से ही डिस्कस करें, 7 नवंबर, तो 7 नवंबर को जो है ना कैंसर डे है ना, राष्ट्रीय कैंसर डे मनाया जाता है। और अगर वर्ल्ड कैंसर डे की बात करें तो ये वर्ल्ड कैंसर डे ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और 7 नवंबर को ये भारत में कैंसर डे मनाया जाता है। 5 नवंबर, तो 5 नवंबर को जो है ना सुनामी डे, यानी कि जितनी भी सुनामी आती है उनसे जागरूक करने के लिए सुनामी डे ये 5 नवंबर को मनाया गया। 11 नवंबर को हमने जो है ना वर्ल्ड एजुकेशन डे यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये मनाया था, ठीक है। वैसे जो हम शिक्षा दिवस मनाते हैं ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती होती है ना, 5 सितंबर को तब मनाते हैं, लेकिन वर्ल्ड तौर पे वर्ल्ड एजुकेशन डे शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स, और अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। और ये भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी आप वनडे एग्जाम, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग ये सब देते हो इन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना ने अशोक की प्रशासन नीति में एक बड़ा बदलाव लाया? यानी कि आप लोग जानते हैं अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ था वो कलिंग युद्ध के कारण ही हुआ था, है ना। जब कलिंग युद्ध हुआ उसके बाद से अशोक जो है ना उसका मन परिवर्तित हो गया, और इसी के चलते फिर उसके बाद इसने जो है ना बौद्ध धर्म को अपना लिया था, है ना। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था और चंद्रगुप्त मौर्य वो जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। और पूछा जाता है कि सांची का जो स्तूप है ये किसने बनवाया था? सांची का जो निर्माण है, सांची का स्तूप ये बनाया था अशोक ने। क्यों? क्योंकि सारनाथ में सांची में सारनाथ का जो स्तूप है, क्योंकि यहीं पर बुद्ध ने अपने पहला सार दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैलियों के मिश्रण के साथ विकसित कला को किस नाम से जाना जाता था? ये मिस प्रिंट है, स्कूल नहीं, किस नाम से जानते थे? तो ये गांधार कला के नाम से जानी जाती थी भारतीय और ग्रीक शैली। हड़प्पन कला आप लोग जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता, इस शैली को जो है अभी तक जो है पढ़ा नहीं जा सका है, और ये जो है ना उल्टे से सीधे हाथ पे लिखी जाती थी, सॉरी सीधे से उल्टे हाथ की तरफ लिखी जाने वाली लिपि थी। पांडुलिपि, जितने भी हमारी पौराणिक या पुरानी हस्तलिपियां होती हैं उनको पांडुलिपि ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं? तो इसका राष्ट्रीय आपातकाल ये अनुच्छेद 52 में लगता है। आप लोग जानते हैं हमारे संविधान में 3 प्रकार की इमरजेंसी है, और आपातकाल की जो हमने ली है प्रावधान ये जर्मनी से लिया है। राष्ट्रीय शासन तो अनुच्छेद 352 में लगता है, और अभी तक राष्ट्रीय शासन टोटल 3 बार लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि एक 1962 में जब हमारा युद्ध हुआ था चाइना के साथ तब लगा था, और 1961 में 68 में इसे खत्म कर दिया गया था। फिर उसके बाद जब हमारा 1971 में युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, जिसके फलस्वरूप बांग्लादेश बना था, तब लगा था। और उसके बाद दोबारा से जब हमारा पाकिस्तान के साथ 1975 में युद्ध हुआ लगा था, यानी कि टोटल 3 बार, 2 युद्ध में लगा था और एक आंतरिक अशांति भंग होने के वजह से, यानी कि एक 1962 में चाइना के साथ युद्ध, 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, फिर 1975 में लगा था। और ये जो सेकंड और थर्ड इमरजेंसी थी ना उनको एक साथ 1977 में, यानी कि 2 साल बाद ही इन्हें समाप्त कर दिया गया था। टोटल 3 बार राष्ट्रीय शासन लग चुका है। और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, जिसके कारण जो राज्य है वहां पर राज्यपाल का शासन हो जाता है।
ठीक है। और अनुच्छेद 360 में ये जो है वित्तीय आपातकाल है, और वित्तीय आपातकाल एक बार भी जो है ना हमारे भारत में नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना, वही जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। आप लोगों को मैंने बताया ही है कि अनुच्छेद 108 में है, तो ये जो है ना राष्ट्रपति संयुक्त बैठक सिर्फ बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो ये संवैधानिक अध्यक्ष जो है ना हमारे राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट। लेकिन अगर पूछा जाए कि कार्यवाही अध्यक्ष कौन होते हैं सरकार के, वो प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि राष्ट्रपति के नाम पर सारे जो कार्य है वो प्रधानमंत्री करते हैं, इसलिए कार्यवाहक अध्यक्ष ये प्रधानमंत्री, लेकिन संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि के लिए, यानी कि संतुष्टि से कौन अपने पद जो है धारण करता है? तो इसका राइट आंसर होता है राज्यपाल। देखो कभी कभार क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है घुमाकर दे दिया जाता है। आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा बुक में कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन अपना पद धारण करता है? तो ये राज्यपाल होते हैं। ठीक है, यानी कि उनके जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो है ना अपने पद पर बने रहते हैं। लेकिन इसमें वर्ड क्या दे दिया है कि संतुष्टि के लिए, मतलब कि उनकी संतुष्टि से, तो ये राज्यपाल ही हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उनके लिए वोटिंग भी होती है। ठीक है, और इनके लिए वोटिंग नहीं होती है, तो राष्ट्रपति खुद जो है नियुक्त करते हैं। चुनाव आयुक्त, तो चुनाव आयुक्त भी जो है ना ये राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं, लेकिन इनकी एक अवधि होती है। ये या तो 65 वर्ष तक रहते हैं या फिर 6 वर्ष, जो भी पहले हो, यानी कि इनकी उम्र के अकॉर्डिंग। अगर इनकी उम्र हो गई है तो ये 6 साल तक बने रहते हैं, नहीं तो 65 वर्ष तक इनके अंतिम होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जो राज्यपाल होते हैं, जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं बने रहते हैं, इनकी कोई लिमिट एज नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति पर उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले महाभियोग चलाने के लिए किसकी सिफारिश अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदन, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो संसद है ये 3 तरह से बनती है। एक तो लोकसभा, राज्यसभा और स्वयं राष्ट्रपति इसका सदस्य होते हैं। ठीक है, ये इसीलिए दोनों सदन जो होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, दोनों ही महाभियोग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार का संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई थी? तो संसद की यादी की जो जितनी भी प्रावधान है, जैसे एकल नागरिकता, विधि का शासन, जितनी भी संसदीय चीजें हैं हमने ब्रिटेन से ही ग्रहण की है। अमेरिका, तो अमेरिका से हमने भारत की प्रस्तावना, ठीक है, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, और महाभियोग की प्रक्रिया, ये सब ली जाती है। अच्छा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कब लगाई जाती है, कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान है। ठीक है, तो ये महाभियोग की प्रक्रिया और प्रस्तावना है ना, मौलिक अधिकार, ये सब हमने अमेरिका से लिए। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये भी हमने अमेरिका से ही प्रावधान लिया। रशिया की बात करें तो रशिया से हमने हमारे जितने भी ये जो मौलिक कर्तव्य होते हैं उनको ग्रहण किया है। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका से हमने ये जितनी भी इमरजेंसीज होती हैं, यानी कि जो आपातकाल सर्विसेज होते हैं, ये दक्षिण अफ्रीका से ही हमने ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 93। क्यों? क्योंकि उपाध्यक्ष क्यों रखा गया है? क्योंकि देखो किसी भी वजह से लोकसभा का जो ये अध्यक्ष होता है वो बीमार हो सकता है, या अपने पद से इस्तीफा दे दे, या फिर अचानक ही कुछ हो जाए, तो उसके चलते जो पद की गरिमा बनाए रखना जरूरी है, मतलब चलाना उसके शासन को, अध्यक्ष के जो कार्य है उनको करना जरूरी है, इसीलिए एक उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 7 और 356 के तहत क्या प्रावधान है? तो भारत में ये है कि एक राज्य से एक जो राज्यपाल है वो एक से ज्यादा राज्यों में जो है राज्यपाल रह सकता है। जैसे अभी मणिपुर के ये जो ला गणेशन थे वो पश्चिम बंगाल के भी थे और मणिपुर के भी, क्योंकि पश्चिम बंगाल के जो जगदीप धनखड़ जी थे इनको जो है ना ये हमारा उपराष्ट्रपति बना दिया गया। ठीक है, इसके चलते फिर पश्चिम बंगाल का पदभार मणिपुर के ला गणेशन ने ही संभाला था। ठीक है, अनुच्छेद 67 नहीं, ये 76 है।
ठीक है। तो अनुच्छेद 76 में 76 है ये। अनुच्छेद 76 में आपको बता ही चुकी हूँ, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, उनसे रिलेटेड प्रावधान है। अनुच्छेद 165, देखो राज्य में तो केंद्र में महान्यायवादी और राज्यों में कौन होते हैं, तो ये महाधिवक्ता होते हैं। ठीक है, तो महाधिवक्ता 165 में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249 249। राज्य की सूची होती है ना, टोटल हमारी 12 सूचियां हैं, जिसमें जो 7वीं अनुसूची है ना, उसमें राज्य, संवर्ग और केंद्रीय सूची वर्णित है। तो उसमें से राज्य सूची पर कानून बनाते हैं हम अनुच्छेद 249 के तहत। अनुच्छेद 18, तो भारत के जितने भी जैसे भारत रत्न उपाधियां होती है ना, अवार्ड से रिलेटेड ये अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद 25, तो हमें जो रिलीजियन यानी कि धर्म की स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 25 के तहत है। अनुच्छेद 170 के तहत ये प्रावधान है कि राज्य की जो विधानसभाएं होती है उनके चुनावों से रिलेटेड प्रावधान अनुच्छेद 170 में है। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस, और मैंने हर क्वेश्चन पीछे जितने भी जीके अदर फैक्ट हो सकते हैं उन सबको डिस्क्राइब किया है। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें ताकि दूर दराज के लोगों तक भी ये पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।